नमस्कार, राजधानी लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। राजधानी लाइव में बात होगी चंडीगढ़ की, जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी बात होगी, साथ ही बिहार की राजधानी पटना की बात होगी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी लिए चलेंगे आपको, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साथ ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी लिए चलेंगे। जहां पर जिन खबरों ने सुर्खियां बटोरी हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजधानी लाइव। और सबसे पहले बात चंडीगढ़ की। जी हां, कृषि विधेयक के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं। विपक्षी पार्टियां किसानों का समर्थन कर रही हैं। और पंजाब में तो आपको बता दें कि किसानों ने रेल रोको आंदोलन तक शुरू कर दिया है। जी हां, इन तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। राजधानी लाइव में लगातार हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में रही हैं, जिनकी अपडेट तक हम आप तक पहुँचाएंगे। जी हाँ, चंडीगढ़ की बात करेंगे, पटना की भी बात होगी और भोपाल की बात होगी। इसके साथ ही मुंबई और रायपुर के साथ ही लखनऊ भी आपको लिए चलेंगे। तो ऐसी खबरें जिनसे सीधा आपका सरोकार है, उन खबरों को हम राजधानी लाइव में उठाएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। जी हाँ, चंडीगढ़ में देखिए किसानों को लेकर लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है। तो पटना में उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं लोगों को सहूलियत देने के लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो हम बिहार की तस्वीर आप तक भेजेंगे। साथ ही भोपाल में बात होगी, मध्य प्रदेश में कोरोना का जो कहर लगातार बढ़ रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से लचर पड़ी हैं। मुंबई में बात होगी, पायल घोष जो अभिनेत्री हैं, उन्होंने अनुराग कश्यप पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का साथ मिला है। रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में कांग्रेस का आज कृषि बिल को लेकर पैदल मार्च निकलने वाला है। साथ ही लखनऊ में यहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस ने हल्ला बोला है और इस दरमियान सड़कों पर लाठीचार्ज की स्थिति भी देखने को मिली है। तो सबसे पहले पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ लिए चलेंगे। आपको बता दें, कृषि विधेयक के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं और विपक्षी पार्टियां किसानों का समर्थन कर रही हैं। पंजाब में तो किसानों ने रेल रोको आंदोलन तक शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि पंजाबी गायकों का भी समर्थन यहां किसानों को मिल रहा है। एनडीए से अलग हुई अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग कर डाली है। तो वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा में किसान अपने हक की आवाज़ बुलंद करने में लगे हैं। तो पंजाब जो लगातार कृषि बिल को लेकर आंदोलनरत है, आपको ये बता दें कि पंजाब में किसान सड़कों पर हैं। किसान लगातार कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसमें विपक्षी पार्टियों का जमकर उनको सहयोग भी मिल रहा है। विनीत कपूर के पास चलेंगे सीधा चंडीगढ़, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि पंजाब में किसान आंदोलन लगातार कर रहा है, रेल रोको आंदोलन से लेकर और तमाम सारे आंदोलन और जो नए नए तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं, चाहे वो शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन हो या फिर उग्र होने की बात हो, जगह जगह हमने आगजनी के भी माहौल देखा है। ऐसे में पंजाब का जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं बिल्कुल भी, और सियासत जो है वो लगातार अपने स्तर से हर एक राजनीतिक दल कर रहा है। बिल्कुल, देखिए सुनील, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार पंजाब में जो किसान खेतीबाड़ी कानून है उसको लेकर विरोध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर किसान यही मांग कर रहे हैं कि अगर फसलों की खरीद एमएसपी पर नहीं होगी तो फिर वो बदहाली की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसका वो विरोध करते हैं। इसी वजह से केंद्र पर दबाव बनाने के उद्देश्य से तरह तरह से पंजाब के अंदर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चाहे हम रेल रोको आंदोलन की बात करें, चाहे हम नेशनल हाईवे जाम करने की बात करें, चाहे हम धरना प्रदर्शनों की बात करें या फिर बीजेपी नेताओं को झंडे दिखाने की बात करें, तो ऐसे बहुत से प्रदर्शन जो हैं वो अब तक हो चुके हैं, जिसके माध्यम से केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल की जो सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने पहले अपने जो कैबिनेट का पद है उससे इस्तीफा दे दिया। उसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने जो बीजेपी के साथ अपना गठजोड़ जारी था उसको तोड़ लिया। यानी सीधे तौर पर हर तरह का संभव प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा के ऊपर, एनडीए के ऊपर प्रभाव बनाया जा सके, दबाव बनाया जा सके, और ताकि ये जो ऑर्डिनेंस है इसके अंदर या तो तब्दीली करवाई जा सके या फिर इनको रद्द करवाया जा सके। लेकिन केंद्र की मंशा जो है वो साफ नजर आ रही है कि वो ना तो इन कानूनों के अंदर किसी तरह का संशोधन करने को तैयार है, ना ही इनको रद्द करने को तैयार है, क्योंकि सीधे तौर पर आज इसी को लेकर
चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में बीजेपी के जो किसान मोर्चा हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और वो आज एक ट्रैक्टर रैली यहां पर करेंगे। तकरीबन 11 बजे ये ट्रैक्टर रैली जो है वो चंडीगढ़ की विभिन्न सड़कों से गुजरती हुई नजर आएगी और उसके बाद जो बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे, जिसमें किसानों को जो संशय है इन कानूनों को लेकर उस पर वो स्पष्टीकरण देते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब से कुछ देर के बाद चंडीगढ़ के किसान भवन में किसानों की एक बड़ी मीटिंग भी शुरू होने वाली है। तकरीबन 3 घंटे ये मीटिंग चलेगी, जिसमें आगामी रेल रोको आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। आगामी रेल रोको आंदोलन के बारे में फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि 1 अक्टूबर से प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन समय के लिए रेल रोको आंदोलन जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी की रणनीति बनाने को लेकर यहाँ पर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लामबंद होती नजर आ रही हैं और उसके बाद 11:30 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी ये किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो मीटिंग करती हुई नजर आएंगी और उनको भी अपने आंदोलन की जो रूपरेखा है उसकी जानकारी देती हुई नजर आएंगी। यानी सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर विरोधी पार्टियां जो हैं वो लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश करती नजर आ रही है। केंद्र में मोदी सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति जो है वो पुरजोर तरीके से जारी है, लेकिन अभी तक केंद्र की मोदी सरकार पर ना तो प्रदर्शनों का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ना ही इस्तीफों का प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। जी सुनील। बिल्कुल, जाहिर तौर पर किसान लगातार जिस तरह से प्रयास कर रहा है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन आवाज़ शायद उनकी अनसुनी कर दी जा रही है विनीत। लेकिन इस दरमियान ये भी देखने को मिला कि शिरोमणि अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग कर डाली है। ये किस लिए? क्योंकि कैप्टन अगर किसानों के साथ खड़े हैं, ये वजह है या इसके पीछे भी कोई और बड़ी वजह? देखिए, सीधे तौर पर अगर पंजाब की बात करें सुनील, तो पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच में एक वाक युद्ध भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कांग्रेसी नेता जो हैं वो शिरोमणि अकाली दल पर आरोप लगा रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल की सांसद जो है वो केंद्रीय कैबिनेट के अंदर मंत्री थी और जब ये ऑर्डिनेंस केंद्रीय कैबिनेट में गए तो उस समय हरसिमरत कौर बादल ने इन बिलों का विरोध नहीं किया। अगर उस समय विरोध कर दिया होता तो कहीं ना कहीं आज ये सूरत देखने को ना मिलती। दूसरी तरफ अगर हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जब इन बिलों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल हैं वो इन मीटिंगों का हिस्सा बने थे। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन मीटिंगों में शामिल करवाया गया था, तो उस समय मुख्यमंत्री ने भी इन पर रजामंदगी जताई थी, जिसके बाद ये बिल जो है ये राज्यसभा में पहुंचे और उसके बाद लोकसभा में पहुंचे और जिसके बाद कानून बनते हुए नजर आए। यानी एक दूसरे के ऊपर वाकयुद्ध जो है वो जारी है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का जो दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर कल जिस तरह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खटखट कलां, जो कि शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है, वहां पर जब मुख्यमंत्री गए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और उन्होंने विरोध शुरू से ही इन अध्यादेशों का किया था, इन बिलों का किया था, जिस पर कहीं ना कहीं शिरोमणि अकाली दल ने तंज कसा है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि खटखट कला जैसी स्मारक पर जाकर भी मुख्यमंत्री झूठ बोलने से गुरेज करते हुए नजर नहीं आ रहे। इसी वजह से उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री को धरना देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना इस्तीफा देके पूरी जो पंजाब की सरकार है उसको भंग करके कहीं ना कहीं धरनों पर बैठने की जरूरत है और केंद्र को चेताने की जरूरत है कि पंजाब जो है वो पूर्ण रूप से इन कानूनों के विरोध में खड़ा है। तो इस तरह से डिमांड की जा रही है कि मुख्यमंत्री अब धरना ना दे बल्कि इस्तीफा देके अपनी गलती को मानने का काम करे। इस तरह का तंज शिरोमणि अकाली दल ने कसा। हालांकि इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बयान देते हुए नजर आए और शिरोमणि अकाली दल की जो ये डिमांड थी उस पर पलटवार भी किया कि किस ढंग से शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के हितों का हनन किया है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तारीख से प्रदर्शनों की रणनीति जो है वो भी तैयार हो चुकी है। एक तरफ जहां किसान रेल रोकते नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल ने भी एक ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा कर दी है। 1 अक्टूबर से ये ट्रैक्टर मार्च जो है पंजाब के विभिन्न तख्तों से निकलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से हरसिमरत कौर
और बादल जो हैं वो तख्त श्री दमदमा साहिब यानी तलवंडी साहिबों से ट्रैक्टर मार्च निकालती नजर आएंगी। इसी तरह से सुखबीर सिंह बादल की बात करें तो वो तख्त श्री अकाल तख्त साहिब से कहीं ना कहीं एक ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आएंगे। और अगर प्रेम सिंह चंदूमाजरा की बात करें और दलजीत सिंह चीमा की बात करें तो ये सीनियर लीडर जो हैं ये श्री आनंदपुर साहब यानी तख्त श्री केशगढ़ साहिब से एक ट्रैक्टर मार्च निकालते नजर आएंगे जो चंडीगढ़ पहुंचेगा। यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा और केंद्र को चेताने का प्रयास किया जाएगा कि अब तो केंद्र किसानों की सुध लेने को जागता हुआ नजर आए। जी बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर जो कि पंजाब में सुर्खियां बनी हुई हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मोदी सरकार के कृषि बिल का देश के अलग अलग राज्यों में लगातार किसान जो है विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की अगर बात की जाए तो केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार है, लगातार कांग्रेस से प्रदर्शन भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में राजभवन तक पैदल मार्च करेगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल भी होंगे। ये पैदल मार्च कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से राजभवन तक होगा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिल के विरोध में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। हम आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया में स्पीक फॉर फार्मर कैंपेन की शुरुआत की है और इस कैंपेन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कैंपेन का हिस्सा हैं। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एमएसपी का प्रावधान तय किया जाए और मंडी व्यवस्था खत्म न की जाए। कांग्रेस का यह भी कहना है कि लोकसभा में 3 काले कृषि कानून पास हुए हैं, जबकि पहला एक राष्ट्र एक बाजार, तो ऐसे में एक दाम क्यों नहीं, एक दाम की बात करें तो हम विरोध क्यों नहीं करें, क्योंकि एक दाम का सवाल है, किसानों का सवाल है, आखिर क्यों इसको सरकार लागू नहीं करती। रायपुर लिए चलेंगे, पवन ठाकुर हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। पवन, आज कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो राजीव भवन से राजभवन तक पैदल मार्च करेगी। किस तरह की तैयारियां और कैसे घेरने की तैयारी है जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को? जी बिल्कुल सुनील जी, हम आपको बता दें पूरे देश सहित किसान बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, तमाम विधायक और मंत्री सहित तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे इस पैदल मार्च में, जो कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से लेकर राजभवन तक मार्च निकाला जाएगा एवं राज्यपाल तो राष्ट्रपति का ज्ञापन सौंपा जाएगा। और साफ तौर पर कहा गया कि जो किसान बिल लागू किया गया है वो किसानों के हित में नहीं है बिल, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आक्रोशमय रूप में नजर आ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है जब इस तरह से एक बाजार बनाया जा रहा है तो उस पर एक शब्द और जोड़ दिया जाए कि इस तरह का एक बाजार और एक दर, जो मूल्य है वो सभी राज्यों के लिए समान मूल्य है, जो समर्थन मूल्य है उसे समर्थन मूल्य में खरीद की जाए। पैदल मार्च की अगर बात की जाए तो इस दरमियान किस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन है कांग्रेस का, पवन? और कोरोना महामारी है, ऐसे में नियमों का भी पालन करना होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन चल रहा है। कई ऐसे नगरीय निकाय क्षेत्र जिनको लॉकडाउन की अवधि में रखा गया है 30 तारीख तक, तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री इस कैंपेन का हिस्सा होंगे? जी तमाम तरह की अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में आज से राजधानी में आज से अनलॉक हुआ है और कलेक्टर एसपी ने भी नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पालन नहीं करने पे 100 रुपए से लेके 1000 तक का चालान किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह हुई कि जिस पैदल मार्च के मुख्यमंत्री स्वयं रहेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कितना पालन होता है। जिस तरह से रूपरेखा बनाई जा रही है उससे साफ नजर आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां उड़ाई जाएगी और उसमें तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे उस समय। पवन, ये सिर्फ कार्यक्रम राजधानी में ही आयोजित हो रहा है या बाकी प्रदेश के अन्य शहरों में भी आज कलेक्टरों को कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कृषि बिल है उसके विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे? वहां पर भी कोई कार्यक्रम की तैयारी प्रदेश भर में ये आवाज उठाएगी कांग्रेस या फिर राजधानी में ही ये कार्यक्रम आयोजित होगा आज? जी सुनील जी, आज राजधानी से शुरुआत की जा रही इस कार्यक्रम की, इसका तमाम जिला मुख्यालय पे भी इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि आज मुख्यमंत्री स्वयं रहेंगे, इसलिए आज सबसे बड़ा एक आयोजन राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया इसके लिए।
छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है पवन, और छत्तीसगढ़ में किसान जो है वो धान की फसल सबसे ज़्यादा पैदा करता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का किसान किस तरह की समस्याएं बता रहा है इस कृषि बिल को लेकर, क्या उसे लग रहा है? क्योंकि मोदी सरकार तो ये लगातार कह रही है कि किसानों के हक में है, ये किसान विरोधी बिल नहीं है। और ऐसे में जबकि सांसदों का जिक्र कर लिया जाए तो छत्तीसगढ़ में 11 संसदीय क्षेत्रों में 9 पर तो बीजेपी ही कब्जा जमाए है, 9 सांसद बीजेपी के हैं। क्या वो अपनी आवाज़, अपनी बात पूरी तरह से किसानों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सांसदों की, तो छत्तीसगढ़ पे जो सांसदों की संख्या कांग्रेस सांसदों की महज 2 है और 9 सांसद बीजेपी के हैं। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस उतना आक्रोशित नजर नहीं आई है। लेकिन अगर किसानों की बात की जाए, जो किसान अपने खेत को ठेका में देते थे, जो अधिया पद्धति बोला जाता है, तो किसानों का यह भी कहना है कि अगर जो हम किस खेत ठेका पद्धति में देते हैं, नुकसान होगा तो जिसका खेत है, उस जो ले रहा है, जो मालिक बने अधिया पे, नुकसान उसका होगा, फायदे में किसान रहेगा। क्योंकि साफ तौर पे देखा जाता है, जब अधिया होता है तो अधिया में अगर नुकसान होता है, फसल बर्बाद होती है जी, तो खेत मालिक और अधिया लेने वाले दोनों का बराबर का हिस्सा होता है उसमें। लेकिन ठेका पद्धति भी हो जाएगा कि जो भी उस खेत को ठेके में लेगा तो किसान इसमें वहां पर फायदे पे आएगा, क्योंकि किसान को उसका मूल्य मिल जाएगा। तो अगर फसल बर्बाद होती, ठेका लेने वाले इसमें नुकसान पे रहेगा। तो इसमें कई जगह किसान खुश भी नजर आ रहे हैं, कई जगह किसानों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। पवन, कितने बजे का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है? समय कुछ निर्धारित किया गया है? जी सुनील जी, 12 बजे मुख्यमंत्री राजू भवन पहुंच जाएंगे। वहां से पैदल मार्च होते हुए, मतलब लगभग जो है राजू भवन से राजभवन का की दूरी है वो 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी है। तो इसलिए 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है। जी, चलिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर आज प्रदेश में देखने को मिलेगा, राजधानी में जाहिर तौर पर कांग्रेस जो है हक की आवाज़ उठाएगी, किसानों के हक की आवाज़ की बात कर रही है, क्योंकि कृषि बिल को किसान विरोधी कांग्रेस करार दे चुकी है। कांग्रेस के साथ ही तमाम किसान जो हैं इस बात को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी विपक्षी दलों ने चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसान बिल, कानून व्यवस्था के साथ ही अन्य मामलों को लेकर विपक्षी दल अब योगी सरकार को घेरने का काम करने में लगे हैं। राजधानी लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किसान बिल को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट करके बाहर निकलने से रोका गया, तो वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां तक भांजी हैं। आपको ये बता दें कि कई कार्यकर्ताओं को इस दरमियान गिरफ्तार किया गया। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में विपक्षी दल सरकार को घेरने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। किसान बिल को लेकर अब उत्तर प्रदेश में तमाम विपक्षी दल लामबंद हो गए हैं। कृषि प्रधान प्रदेश में किसानों को लुभाने के लिए राजधानी लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश भर में जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। तो प्रदर्शन के बहाने, जी हाँ, शक्ति प्रदर्शन, लगातार जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है, उधर पीएसपी के कार्यकर्ता यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हंगामा किया सड़कों पर। इस दरमियान उनको हिरासत में लिया गया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक। क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसान बिल, कानून व्यवस्था, रोजगार के साथ ही अन्य मामलों को लेकर, फिर चाहे वह स्वास्थ्य से ही क्यों न जुड़ा हो, इन तमाम मामलों को लेकर योगी सरकार को घेरने की तैयारी में हैं विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल। राजधानी लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किसान बिल को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट करके उनको बाहर निकलने से रोकने की कोशिश की गई है। लखनऊ लिए चलेंगे आपको, संजीव सिंह हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। संजीव, बवाल देखने को मिल रहा है, मौका है उपचुनाव का, ऐसे में मौजूदगी हर कोई दर्ज कराना चाहता है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, आम आदमी हो या कांग्रेस हो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुनील आपको बता दें, जिस तरह से यूपी की उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो फिर एक बार गर्मा चुकी है। लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जिस तरह से कल कांग्रेस ने और प्रसपा ने और जिस तरह से जो है प्रदर्शन किया है, और वो देखने को मिल रहा है क्योंकि उपचुनाव ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव ने 8 सीटों को उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के तमाम विपक्षी दल जो है लामबंद हो चुका है सरकार के खिलाफ। लगातार जिस तरह से किसान बिल की बात की जाए, कानून व्यवस्था की बात की जाए, तमाम मुद्दों को लेकर के सभी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने में लगी हुई है। जी सुनील, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं शिवपाल यादव, उसके साथ ही आपको ये भी समाजवादी पार्टी जो है उसके अखिलेश यादव, ये सभी लोग एक अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को संजीव, जहां उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया तो पीएसपी के लोगों पर लाठियां तक भांजी गई हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से कल प्रदर्शन हो रहा था राजधानी लखनऊ में, तमाम
जो चौराहे हैं वहां पर जो प्रसपा के जो प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो है लामबंद होकर के प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, क्योंकि जिस तरह से वो प्रदर्शन था उसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। और अगर बात की दूसरी तरफ कांग्रेस जिस समय प्रदर्शन के लिए बाहर जो ऐलान था इनका, तो उसी दौरान जो है प्रशासन द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको घर में ही जो है नजरबंद करके रखा गया। जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको नजरबंद रखा गया। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए विपक्ष कि जितनी भी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ जो है लामबंद हो चुकी है। लगातार जो तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को गिरना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए यूपी के अंदर जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं 8 सीटों को होने हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं नए मुद्दों के साथ और तमाम सारी जो है जो घटनाएं भी हो रही है कानून व्यवस्था को भी लेकर के, उसको लेकर के जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते नजर आ रही है। जी सुनील, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोविड-19 के नियमों की भी संजीव जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। संजीव, तो ये तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां पर पीएसपी यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, आंदोलन शुरू किया गया, सरकार को घेरने की कोशिश की गई। फिर चाहे वो कृषि बिल हो, कानून व्यवस्था हो, रोजगार का मसला हो, स्वास्थ्य का मसला हो, इन तमाम सारे मसलों को लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा किया। और ऐसे में देखिए जो नियम बनाए गए हैं कोविड के, उन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लगातार हमारे सहयोगी संजीव बने हुए हैं। संजीव, कोविड-19 के नियमों की अनदेखी हो रही है जाहिर तौर पर, और नियमों की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फिर चाहे वो राजनीतिक दल हो। अब ऐसे में सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी भी क्या करें, क्योंकि इन्हें रोकना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से कार्यकर्ता उग्र हो गए थे और पुलिस ने उनको पहले जो है रोका कि आप जो है इस तरह प्रदर्शन ना करिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे वो उग्र हो गए थे। उसके बाद में उन पर लाठीचार्ज किया गया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह जो है जो अगर बात की जाए वो धज्जियां उड़ाई जाती थी। और अगर क्योंकि लगातार जो है सरकार अपील करती है लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का, और जिस तरह से अगर कोविड-19 जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो संख्या वो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर बात की जाए कोरोना वायरस की जो अगर जो आदेश है उसका जो है पालन नहीं किया, क्योंकि लगातार शासन और प्रशासन लगातार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन ये दूसरी तरफ कार्यकर्ता है वो उसको जो है नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सुनील, बिल्कुल, कार्यकर्ता नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर संजीव ये देखा जाए तो लखनऊ में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हर रोज की ये तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर विपक्षी दल सदन विधानसभा के बाहर चले जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर 5 कालिदास मार्ग की तरफ निकल जाते हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ सुर्खियां बनी हुई हैं, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बयान क्या आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? जब लाठीचार्ज होती है, हाउस अरेस्ट होते हैं कांग्रेसी, तो किस तरह की बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव, वो लगातार जो है सरकार पर निशाना साध रहे और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी जो मुद्दे हैं किसान बिल के जो मुद्दे हैं और कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार लामबंद हो चुकी विपक्ष पार्टियों को एक बार फिर मौका मिल चुका है कि क्योंकि अगर विधानसभा उपचुनाव भी होने और साथ ही साथ 2022 में जिस तरह यूपी में चुनाव होने हैं उसको लेकर के तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो लगातार जो है सरकार को घेरते जा रहे हैं। लगातार अगर बात की जाए जिस तरह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी जो है सरकार पर निशाना साधते हैं कि जो वादे और जो दावे किए गए थे सरकार के द्वारा वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहे हैं। तमाम जो घटनाएं भी हो रही है कानून व्यवस्था पर भी लगातार जो है निशाना साधा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक बार फिर मौका मिला है कि सरकार को घेरे और सरकार जो है अगर बात की जाए जिस तरह से जो आए दिन जो पार्टियां जो लेकिन इन सबके बीच संजीव करना पड़ा। जी इन सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, जब बीजेपी अपने विपक्ष में थी और मुद्दों को लेकर, मामलों को लेकर जब बाहर निकलते थे बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, इन पर जब लाठियां भाजी जाती थीं या इनको खदेड़ा जाता था, उस दरमियान तमाम सारी बातें करते थे कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे तो हम सारी चीज़ें बताएंगे, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम आवाज़ उठा रहे हैं आम आदमी की तो लाठियां मिल रही हैं। वही स्थिति तो अब देखने को मिल रही है। विपक्ष अगर कुछ मुद्दों को लेकर आवाज़ उठा रहा है या फिर सरकार को आईना दिखा रहा है तो फिर लाठियां मिलेंगी। संजीव,
जी बिल्कुल, जिस तरह से क्योंकि अगर बात की जाए, हर व्यक्ति को, हर पार्टी को जो है एक अधिकार है, नैतिक अधिकार है कि आप अपनी जो समस्या है उनको जो है सरकार को जो है अवगत कराए, उनको जागरूक करें कि अगर इन मुद्दों को जो दावे और वादे किए गए थे सरकार के द्वारा उनको नहीं पूरा किया जा रहा है, तो पार्टियों के भी एक मौका मिल चुका है कि लगातार सरकार को घेरने का। क्योंकि अगर बात की जाए, क्योंकि लाठीचार्ज तब हुआ है कि जिस समय जो है जो कार्यकर्ता है वो उग्र हो जाते हैं, तो उनको संभाला नहीं, अगर उन पर जो अगर शिकंजा नहीं कस पाते तो उसके बाद जो है प्रशासन द्वारा जो एक आदेश दिया जाता है कि इनको, ये जो भीड़ है इसको जो है तितर बितर किया जाए, उनको एक साथ एकत्र न होने दें। उसको लेकर के जो है पुलिस ने जो है मजबूरन लाठीचार्ज भी किया था। क्योंकि पहले जो, अगर हम लोग स्वयं जो है उस दौरान मौके पे भी थे तो देखा कि पहले जो है पुलिस उनको आश्वासन दे रही थी, संभाल रही थी, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो एक उग्र रूप धारण कर चुकी थी। ठीक, बहुत शुक्रिया संजीव आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और बिहार का जिक्र करेंगे। बिहार का वैशाली विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में खास है। एनवी न्यूज़ की टीम ने विधानसभा चुनाव का हाल जाना। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना बाढ़ जैसी जो गंभीर त्रासदी है उससे हम लगातार परेशान हैं। विधायक है वहाँ से राजकिशोर से हैं, एक बार भी वो झांकने के लिए नहीं आए। लोगों का घर झोंपड़ी बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई है और ऐसे में सीओ साहब यानी कि बाबू ये कह देते हैं कि अब राशि कहाँ से दें, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है। किसी को इंदिरा आवास नहीं मिला है। विधायक जी अपनी टिकट के लिए पटना के चक्कर काटने में लगे हैं। एनवी न्यूज़ की टीम ने जब इन हालातों का जायजा लिया, लोगों से बात की, तो इन ग्रामीणों ने, इन लोगों ने, बिहार के इस मतदाता ने अपना दर्द बयां किया है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए किस तरह से बिहार में जो विकास के दावे हैं वो बेमानी साबित हो जाते हैं। यहाँ लोगों के लिए न पक्के मकान हैं, न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गंदगी का आलम देखिए, गांव में पानी भरा हुआ है, बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात इसलिए भी हैं क्योंकि लोगों के कच्चे घर तो डूब ही चुके हैं, टूट चुके हैं। अब जिसका एक आध पक्का घर है ही तो वो भी आधा घर उसका पानी में डूबा हुआ है। रास्ते हैं नहीं, रास्ते भरों में पानी भरा हुआ है, सड़कें हैं नहीं। अब ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो वो भी जाहिर तौर पर दूर की कौड़ी ही साबित होती हैं। पटना लिए चलेंगे इस खबर की ओर तक बारीकी से तहकीकात करते हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, वैशाली तो कई मायनों में बहुत अहम माना जाता है, लेकिन वैशाली के लोगों की जो ज़िंदगी देखने को मिल रही है विधानसभा क्षेत्र की, वो तो हालात बद से बदतर हैं। विधायक जी तो अपनी फॉर्च्यूनर से उतर नहीं रहे, लेकिन ग्रामीण हैं कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि 5 साल हो गए, चुनाव फिर से आ गया, विधायक जी के दर्शन नहीं हुए। ऐसे में जो विकास की बातें की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं मिथिलेश, तो सब कुछ उलट हो जाता है, सब बेमानी लगती हैं। यहाँ सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार का विकास की तैयार बनने की बातें करते हैं, खास यहाँ प्रस्ताव दिख चुका है। अब आप चलिए देखिए, वैशाली क्षेत्र है और जहाँ जैसे के विधायक जो वहाँ पे होना चाहिए था, दुख सुखों में सहभागी होना चाहिए था। खास करके अभी जिस तरीके से त्रासदी चल रहा था बिहार में या पूरे देश में, जिस तरीके का कोरोना का और बाढ़ का जिस तरीके का चल रहा हुआ, तो अब साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। एक तरफ कोरोना की मार से सारे लोग त्रस्त हैं, बाढ़ से त्रस्त हैं, उसके बावजूद भी किसी तरह के कोई सरकारी अगर नुमाइंदे नहीं पहुंचते, उनके जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचते, उनके विधायक नहीं पहुंचते, उनके मुखिया नहीं पहुंचते, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि विकास का ये बढ़ोतरी नहीं है, बाकी विकास ये नहीं कहा जा सकता। जब तक समाज के सबसे अंतिम पदान के व्यक्ति को अगर राशन नहीं मिल पाता, उनको विकास नहीं दिखता, तब तक इसको विकास नहीं मान सकते। यहाँ मेरे जो संवाददाता ने उस स्थल पे पहुंच करके दिखाया है दृश्य को, जहां पर आज भी अछूता है। अब यहाँ देखने वाली बात है कि एक तरफ आरजेडी के विपक्ष के बिशन पटेल वहां के कद्दावर नेता माने जाते हैं। पहले पिछले बार भी उनकी शिकस्त हो गई थी, हार हो गई थी उनकी। इसके बाद फिर जदयू की वहां पे, चूंकि परिवर्तन का ये नियमावली है, परिवर्तन होकर के चले आते। आरजेडी से लोग नाखुश थे, जदयू की तरफ रुख किया था, जदयू से
जो उनकी अपनी खुद की डिमांड थी, जो लोगों की अपनी खुद की एक होना चाहिए था कि भाई विकास हमें मिलेगा भी, क्योंकि ये सुशासन बाबू कहते हैं विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, तो हमें विकास की एक आशा बन सकती है। तो विकास की जो स्थितियां हैं वो सीधे तौर पे अवगत है, सारी तस्वीर दिख रहा है। गांव है, गांव में सड़क भी नहीं है, नल जल की योजना, हरियाली की योजना जो कही जाती है वो धरातल पर दिखता नहीं है, और जल वहां पे बाढ़ की तरह दिखाई दे रहा है। जहां पर लोग परेशान हैं, वहां पे किसी तरह का कोई अनाज नहीं मिलता। अभी हाल के जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से मिलने वाले थे, जो प्रत्येक महीने का डबल मिलेगा, जो दो गुना मिलेगा अनाज, तो दुगनी अनाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक भी अनाज का अन्न उस क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। मुखिया जी के पास में जाकर के लोग प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं कि मुझे भी अनाज मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पर नहीं मिल पाता। तो अब सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आज बिहार विधानसभा चुनाव का अभी आगाज हो चुका है। सारे जनप्रतिनिधि अपनी वोट बैंक बनाने के लिए दरवाजे पे जा रहे हैं, लेकिन वहां जो स्थिति है, उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से किसी का लेना देना नहीं है, जल से भरे हुए हैं। अब सीधे तौर पे कह सकते हैं आज बुनियादी सुविधा चाहिए, शिक्षा चाहिए, और खास करके उनकी स्वास्थ्य चाहिए। तो आप यहाँ दोनों चीज आप देख लीजिए, ना शिक्षा वहां पर मिल पा रहा है, ना आज स्वास्थ्य मिल पा रहा है, और बाढ़ और कोरोना की त्रासदी से झेल रहे हैं सारे लोगों का समस्याएं अगर सुन करके आज मेरे जो रिपोर्टर वहां जाकर के बातचीत करने का शुरुआत किया, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की हुजूम उस संवाददाता के पीछे लग जाते हैं। एक न्याय पाने की जो उम्मीद थी वो सारा जगता है, उन्हें लगता है कि ये मेरी आवाज सरकार तक पहुंचाया जा सकता है, इन तमाम जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से निदान हमें मिल सकता है। तो ये बिल्कुल जाहिर तौर पर मिथिलेश, और एएनबी न्यूज़ लोगों की आवाज़ उठाता है, आम आदमी की आवाज़ उठाता है, हुक्मरानों तक पहुंचाता है, सियासतदानों तक पहुंचाता है। इसीलिए हमारी जो टीम है वो लगातार ज़मीनी स्तरों का जायज़ा लेती रहती है। लेकिन मिथिलेश, इन सब के बीच अगर देखा जाए तो जो विधायक है यहाँ से वो किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, और इसके अलावा अभी फ़िलहाल वहाँ इस क्षेत्र के क्या समीकरण बन रहे हैं। हालांकि आपने बताया कि बदलाव चाहते हैं लोग, और जाहिर तौर पर बदल देना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि को जो वादे करके 5 साल तक अगर जनता के बीच में ना आए। इसके अलावा अगर ये देखा जाए कि लगातार नीतीश बाबू तो सुशासन बाबू के नाम से विकास के तमाम ढिंढोरे पीटते हुए नजर आते हैं, ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती क्या इनको? अब देखिए सीधे तौर पे यहाँ पे इन लोगों का जिस तरीके से कहना है, एक शब्द की सीधे तौर पे मैं कहता हूँ कि नेता तो अभिनेता बनकर सुंदर ख्वाब दिखा बैठे, कुर्सी मिली तो बोले हमको सारे सपने बिसरा बैठे। ये जो कहावत चरितार्थ यहाँ पर दिखाई देता है। जब वोट मांगने की वक्त आता है, ये लोग सीधे तौर पे पहुंचते हैं, जनता की बीच में आते हैं, जनता से तमाम लुभावने वादे भी करते हैं, सपने भी दिखाया करते हैं, लेकिन जैसे ही वक्त निकल जाता है, जैसी चीज उन्हें मिल जाती है, उस स्तर पे भी जाना ये लोग मुनासिब नहीं समझा करते। अब पिछली बार भी आप देख लीजिए, जब आरजेडी का किशन पटेल का उस समय था, आरजेडी से इन लोगों को लगता था कि नहीं कुछ मिलेगा, काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, लेकिन उनको भी ऐसी स्थितियां नहीं दिखाई दी, उनकी समस्याएं उन लोगों ने नहीं निदान कर पाए, तो उन्हें परिवर्तन किया। फिर से एक बार विकास पुत्र की दरवाजे को खटखटाते हुए जदयू की तरफ हुआ, जदयू से सीट मिला आदिपुर का। लेकिन यहाँ देख लीजिए कितने छलने की बात सीधे तौर पर कही जा सकती है। आरजेडी तरफ की जब रुख की गई थी तब यहाँ की जनता छली गई, फिर जदयू की तरफ जब रुख की गई तो जनता छली गई। अब परिवर्तन के रास्ते किधर मिलेंगे, किस क्षेत्र किस तरफ रुख करना पड़ेगा इन्हें, अब ये खुद को अभी पता नहीं है, खुद अवगत भी नहीं है, खुद मानसिकता भी इनकी नहीं जा पाता है कि हमें किधर रुख लेना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न जरूर आता है यहाँ पर कि हमें तो विकास चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए, हमें भी शिक्षा, हमें भी स्वास्थ्य, लेकिन क्षेत्रों में इस चुनाव में बहुत संक्षेप में जानूंगा मिथिलेश, क्योंकि बहुत बारीकी से आप देख रहे हैं, राजधानी में आप हैं, और राजधानी में जो भी बातें उठती हैं, जो भी पार्टियां पहुंचती हैं, जो भी आवाज़, जो भी नारे बनते हैं वो राजधानी से बनते हैं, जो बिहार के दूरस्थ इलाकों तक भी पहुंचते हैं, मतदाता तक पहुंचते हैं। ऐसे में ये जो मुद्दे हैं जो एएनबी न्यूज़ ने उठाए, इस तरह के मुद्दे, ये तो दूर दूर की कौड़ी साबित हो रहे हैं। अब तो अलग अलग तरीके के मुद्दे भी सामने आ गए हैं। देखिए मुद्दे कई हैं। बिहार के विकास के अगर देख लिया जाए तो साक्षरता दर की बातें आप छोड़ दीजिए, धीरे धीरे तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर बिहार में ऐसे कई स्थल मिलेंगे, कई ऐसे आपको विधानसभा क्षेत्र मिलेंगे जहां पर विकास कोसों दूर है, लेकिन विकास की जो बातें कही जाती है वहां पर विकास दिखता भी नहीं। लेकिन आम आवाम की एक आवाज जरूर उठता है
कि मुझे विकास चाहिए। विकास हमें खास करके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सड़कों के लिए सीधी अगर कर दिया कि बुनियादी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध बिल्कुल, नहीं यानी हो कि पा आज भी तो बिहार ये का आम आदमी परेशान है। बिहार में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ के हालात उन इलाकों में जहां हर बार यही हालात बनते हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप दिया जाता है। कुछ योजनाओं के साथ साथ उन लोगों को वहां से कुछ समय के लिए विस्थापित कर दिया जाता है और फिर उन्हें 5 साल के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है। ये बिहार चुनाव है। अब बिहार चुनाव में मतदाता चाहता है कि वो बदलाव करेगा, एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेगा जो उनके बीच उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा डटा रहे। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका तमाम महत्वपूर्ण बातचीत के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना के मरीज इंदौर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में कोरोना का जो प्रकोप है, जो चैन है, वो बढ़ती ही जा रही है। और जन जागरूकता की कमी के साथ ही लचर स्वास्थ्य व्यवस्था भी इसका एक बड़ा कारण है। अस्पतालों में गरीब लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, साथ ही रसूखदार लोगों को इलाज ज़रूर मिल जा रहा है। CMHO की अगर माने तो रिकवरी रेट देखा जाए तो वो सिर्फ कागज़ों में ही अच्छा लगता है, कागज़ों तक ही सिमट कर रह गया है। ज़मीनी हकीकत आज भी ये है कि लोगों को ठीक से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा। प्रदेश सरकार के साथ ही WHO द्वारा तमाम फंड दिए जाते हैं स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन ये व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं। यहाँ खुद स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पर माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कब ठीक होंगी स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इंदौर में ये कहा जा रहा है कि चूँकि पहले से ही जब कोरोना ने पैर पसारने शुरू किए थे अलग अलग राज्यों में, दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जब कोरोना राज्य दर राज्य फैलता हुआ जा रहा था, उस दरमियान इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का एपी सेंटर बना हुआ था। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा भी बताया गया, और वो ये इसलिए भी क्योंकि अधिकतर लोगों की जो खान पान का तरीका था, जो लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम था, वो बेहतर था और लोग जल्द स्वस्थ होकर घर भी चले गए थे। लेकिन यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं गरीब के लिए सीधे तौर पर नहीं हैं। स्वास्थ्य सेवाएं गरीब को नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन हाँ, रसूखदार हैं तो ज़रूर आपको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल जाएगा, फिर चाहे सरकार की ओर से कितनी भी योजनाएं क्यों न चल रही हों। ये ज़मीनी स्थिति, ज़मीनी हकीकत है। अस्पतालों की भी यही हाल है। इंदौर इसलिए क्योंकि इंदौर में कोरोना का जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन इजाफा उसमें हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस दरमियान 27 से 28 सीटों पर उपचुनाव की भी स्थिति है, उपचुनाव होना है। अब उसको लेकर भी अलग अलग तरीके की सियासतें चल रही हैं। इन सब के बीच जो पिस रहा है, जो परेशान हो रहा है, वो आम आदमी। अरविंद जुड़े हैं हमारे सहयोगी इंदौर से। अरविंद, इंदौर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग खुद जो है अपने इलाज के लिए बैठा हुआ है। फंड तो बहुत सारा दिया जाता है, तमाम पैसा दिया जाता है महकमे को, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। जी सर, दिनों दिन यहाँ पर मरीजों की, कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के कारण गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। और लॉकडाउन, अनलॉकडाउन के बाद में जो स्थिति यहाँ बनी है, यहाँ मरीज लगभग पर डे 500 के समथिंग पहुंच गए हैं जी, और सुविधाओं में मतलब कमी आई है जी। ये हालात अरविंद सिर्फ MY अस्पताल के ही है या फिर बाकी अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का, या बाकी कोविड सेंटरों का यही हाल है? जो क्लिनिक हैं जो बनाए गए हैं जनता की सुविधा के लिए, हर जगह की वही स्थिति है या बड़े अस्पतालों में ये चीजें? जी सर, सभी जगहों की वही स्थिति है। वहां पर यह स्थिति बनी है कि गरीबों को इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है और रसूखदारों को इलाज मिल रहा है। MTH की बात करें तो वहां पर भी यही स्थिति है, या अरविंदो की बात करें तो वहां भी वही स्थिति है, या MYH की बात करें तो वहां भी यही स्थिति बन रही है। क्या वजह क्या मानी जा रही है अरविंद? इन सबके पीछे क्या भ्रष्टाचार का बड़ा बोलबाला है? जो बड़े बड़े महकमे में अधिकारी कर्मचारी जो बैठे हैं,
वो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हैं। शासकीय अधिकारी हैं वह प्रॉपर सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। कोई जांच की इनके खिलाफ कोई बात, कोई इस तरह की शिकायत, विपक्ष भी आवाज नहीं उठा रहा। हाँ, अभी बीच में एक अधिकारी हैं जिनको हटाया गया है, हसानी जी को, और नए अधिकारी आए हैं। उसके बाद में भी ये स्थिति सुधर नहीं रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तो नए नए प्रयोग कर रहा है, चाहे भोपाल में ही क्यों न किया जा रहा हो, वो प्रदेश भर में चीज़ें लागू हो जाती हैं भोपाल से जो व्यवस्थाएं बनती हैं राजधानी से। ऐसे में मुख्यमंत्री तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी अरविंद, लेकिन हालात जब ऐसे होंगे तो फिर लापरवाही की तो इंतहा है, फिर कार्रवाई कहाँ हो रही है? फिर तो मुख्यमंत्री की बातों को ही अधिकारी कर्मचारी गंभीरता से नहीं ले रहे। जी सर, बिल्कुल अधिकारी लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री की बात को। यहाँ लचर व्यवस्था है और मुख्यमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं। अधिकारियों में डर नहीं है, भय नहीं है, वह अपने हिसाब से ही कार्य कर रहे हैं। आपकी बातचीत हुई किसी बड़े अधिकारी से? आखिर ऐसे आलम क्यों हैं, क्यों इस तरह की लापरवाहियां हैं और लोगों को, गरीबों को ठीक से इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या दलील दे रहे हैं? सर, कोविड-19 के नोडल अधिकारी हैं मालाकार जी, उनसे मेरी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि हम तो लगे हुए हैं, लेकिन जन जागरूकता की कमी है, इस कारण से कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं लेकिन इलाज तो नहीं मिल पा रहा ना। समस्या ये है, कोई रसूखदार आता है तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन गरीब आता है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जी बिल्कुल, गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिल्म अभिनेत्री पायल घोष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग की है। रामदास अठावले ने कहा कि पायल ने मुंबई पुलिस पर भरोसा करके और अपनी जान की परवाह न करते हुए मामला दर्ज करवाया है, इसलिए पायल को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। हालांकि पायल घोष को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो वहीं पायल ने कहा है कि मैं मुंबई में सुरक्षित महसूस करती हूं और मैंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाने के लिए भी मांग की है। पायल घोष और रामदास अठावले ने कहा कि जल्द से जल्द अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो। अगर 7 दिन के अंदर अनुराग कश्यप को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आरपीआई गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करेगी। यानी कि पायल घोष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए केंद्रीय मंत्री। तो मुंबई से ये खबर, जहां पर अभिनेत्री पायल घोष और अनुराग कश्यप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। पायल घोष ने कई तरह के गंभीर आरोप निर्देशक अनुराग कश्यप पर लगाए हैं और उसके बाद वो लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस के दफ्तर में जा रही हैं। हालांकि इस मामले में जब सुर्खियां बना ये मसला, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद ही जांच पड़ताल की जा रही है। मुंबई पुलिस को ये कहा जा रहा है पायल घोष के द्वारा कि 7 दिन का अल्टीमेटम है, 7 दिन के अंदर निर्देशक अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो, नहीं तो और उग्र आंदोलन होगा। मुंबई लिए चलेंगे सत्यप्रकाश सोनी, हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पायल घोष के साथ केंद्रीय मंत्री भी पहुंच गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है साझा, और ये कहा गया कि निर्देशक निर्माता अनुराग कश्यप को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। जी सुनील, देखिए, पायल घोष ने जो है अनुराग कश्यप के खिलाफ जो है मामला मुंबई के वशिवड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है। छेड़खानी के साथ साथ बलात्कार का मामला दर्ज करवाया गया। ऐसे में पायल घोष का लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुंबई पुलिस जो है अनुराग कश्यप को गिरफ्तार नहीं कर रही है, न तो उनका अब तक स्टेटमेंट दर्ज किया गया है। हालांकि करीब 1 हफ्ते के इंतजार के बाद उन्होंने जो है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का रुख किया और उनके दफ्तर जाकर वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान रामदास अठावले ने कहा है कि देखिए, पूरे मामला जो है जांच का है, जांच के बाद मुंबई पुलिस गिरफ्तार करेगी। लेकिन जिस तरह से लगातार पायल घोष जो है दबाव बना रही है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी यह कहा है कि अगर मुंबई पुलिस पूरे मामले में संज्ञानता नहीं लेती है तो हम पायल का पूरी तरह से साथ देंगे। ऐसे में पायल घोष ने एक बार फिर से ट्वीट करते हुए
आज जो है राज्यपाल से मिलने की गुजारिश की है। ऐसे में बताया जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात कर तमाम जो जानकारी है उनको शेयर करेंगी। जी सुनील। बिल्कुल, ये साथ तो मिल गया है, 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है, लेकिन रामदास अठावले, चाहे वो कंगना रनौत का मामला हो या सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ जो मसला हो, पायल घोष का मामला हो, रामदास अठावले लगातार इन सब लोगों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इन मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई यहाँ होनी चाहिए। ऐसे में क्या माना जाए, केंद्रीय मंत्री पायल घोष के साथ बैठ के वो 7 दिन में अल्टीमेटम दे देते हैं और कहते हैं आरपीआई धरना प्रदर्शन करेगी, उग्र आंदोलन करेगी। सियासत क्या कहती है इसके? रामदास अठावले से अगर बात करें तो आरपीआई जो है बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, लगातार बीजेपी के साथ रहकर सरकार बना रही है, सरकार में है और खुद केंद्रीय मंत्री है। ऐसे में जब भी कोई मुद्दा महाराष्ट्र मुंबई में आता है बीजेपी पीछे नहीं हटती है। यही वजह है कि रामदास अठावले भी इस पूरे मामले को बुलाने में लगे हैं, लगातार पायल घोष का साथ दे रहे हैं। जिस तरह से कंगना रनौत को लेकर तमाम चर्चा हुई थी, उसको लेकर भी उन्होंने कई बार ट्वीट किया, कई बार अपनी जो है चुप्पी तोड़ी थी और तमाम बयान दिए थे। ऐसे में पायल घोष भी जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का रुख किया तो उन्होंने भी इस पूरे मामले में संज्ञानता लेते हुए उनकी मदद करने की गुहार लगाई है। जी सुनील। बिल्कुल, मदद करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है रामदास अठावले के द्वारा पायल घोष की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि आखिर इतनी लेट लतीफ़ी हो क्यों रही है? क्यों इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का दौर शुरू नहीं हो रहा है? क्यों अनुराग कश्यप पर इतनी मेहरबान हो रही है मुंबई पुलिस? देखिए सुनील, जब कोई अभिनेत्री मीटू का मामला दर्ज करवाती है, ये मामला मीटू से जुड़ा हुआ, मतलब वारदात जो है काफी लंबे वक्त पहले हो चुकी है। ऐसे में जांच का विषय बनता है कि कितनी सच्चाई है। मुंबई पुलिस तत्काल किसी का एफआईआर लेके इस तरह से किसी की गिरफ्तारी नहीं करती है, लेकिन जब मामला बड़े फिल्मों का निर्देशक और डायरेक्टर की बात होता है, ऐसे में जाहिर तौर पर थोड़ा वक्त लगता है और उसके साथ साथ जांच का विषय है। जांच में अगर मुंबई पुलिस को लगता है अनुराग कश्यप गलत है या पूरा मामला जो है कहीं कहीं, लेकिन इस मामले में तो अभी तक पूछताछ, मामला दर्ज किया जाएगा, गिरफ्तारी भी की जाएगी। इस मामले में तो लगता है अभी तक पूछताछ भी नहीं हो पाई है अनुराग कश्यप से अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई। और दोहरा चरित्र तो हम हमेशा देखते हैं खाकी का, कि जब रसूखदारों का मसला होता है तो वहां पर तो कार्रवाई में और तमाम जांच पड़ताल में और पूछताछ में बड़ा लंबा समय बीत जाता है। अगर किसी सामान्य व्यक्ति के लिए या फिर गरीब के लिए कोई मामला पहुंच जाता है, कोई झूठा मुकदमा भी करा देता है, तो तत्काल प्रभाव से पीसीआर जाती है, उठा के ले आती है, हवालात में डाल देती है उसे। देखिए सुनील, कल मेरी बात जब सीनियर अधिकारी वशिष्ठ पुलिस स्टेशन से हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अनुराग कश्यप को उन्होंने तलब किया है, जानकारी ली है, लेकिन अनुराग कश्यप ने जिस तरह से तमाम जो आरोप है उसको बेबुनियाद बताते हुए बताया जा रहा है कि उनको कहीं न कहीं फंसाया जा रहा है। इस तरह की कोई अपराध उन्होंने नहीं किया है, लेकिन अगर मुंबई पुलिस पूछताछ में सहयोग चाहती है तो वो जरूर सहयोग देंगे। लेकिन अनुराग कश्यप ने मुंबई पुलिस से थोड़ा वक्त मांगा था कि वक्त के बाद वो आएंगे, अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाएंगे। जी सुनील। लेकिन सत्यप्रकाश, जब एक बड़ा अधिकारी इस बात को कहेगा कि ये मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है अनुराग कश्यप को, ऐसा मामला कुछ नहीं है, तो वो तो खुद ही जज बन गए ना। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस अधिकारी ने नहीं बल्कि अनुराग कश्यप ने बोला है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा बेबुनियाद है। उन्होंने किसी भी तरह का ऐसी कोई जो है कृत्य नहीं किया है। लेकिन कोई भी मामला है वो तो जाहिर तौर पर उसकी विधिक जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। मामला अदालत में भी अगर जाएगा तो कानून के दायरे में रहकर संविधान के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अब ऐसे हर एक आरोपी अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन फिर भी जांच होती है ना उसके लिए, उसके खिलाफ। जी सुनील, देखिए सुशांत मामले में भी मुंबई पुलिस ने इसी तरह कोताही बरती थी, लापरवाही बरती थी, जिसके भुगतान में मुंबई पुलिस को जो है तमाम दलीलें जो है झेलनी पड़ी। ऐसे में सीबीआई, एनसीबी, ईडी को दिया गया जांच। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं मुंबई पुलिस की लापरवाही ऐसे वक्त में नजर आती है, लेकिन जिस तरह से किसी भी फिल्मी सितारों को बचाने के लिए मुंबई पुलिस हमेशा से जो है तत्पर रहती है। अब ऐसे में जिस तरह से अनुराग के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो हालांकि काफी संगीन है। मीटू का मामला कोई नया नहीं है, कई बार कई एक्टर्स ने जो है बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर के ऊपर मामले लगाए हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस को तत्काल प्रभाव में जो है अनुराग कश्यप को बुलाकर जांच पड़ताल करनी चाहिए और पूरा मामले की खुलासा जो करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से समय देकर जो है मुंबई पुलिस अपनी खुद फजियत कर रही है, तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस की इस पूरे मामले में फजियत होने वाली है।
बिल्कुल जाहिर तौर पर यही वजह है कि एक बार फिर से जब छवि सुधारने का वक्त आता है तो एक बार फिर से छवि बिगाड़ने की कवायद में लग जाती है मुंबई पुलिस, क्योंकि देश भर से ये आवाज़ उठ रही है कि अगर पायल घोष ने आरोप लगाए हैं तो अनुराग कश्यप से पूछताछ होनी चाहिए और मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करे। इस मामले में जो भी तथ्य हैं उनको उजागर करे और बताए। अगर पायल घोष ने अगर इस तरीके का झूठा मामला दर्ज कराया तो पायल घोष को सलाखों के पीछे भेजा जाए। अगर अनुराग कश्यप इसमें आरोपी हैं तो उनसे पूछताछ करके अदालत में ये मामला जाए और जो भी आगे की चीज़ें रहेंगी वो जाहिर तौर पर स्पष्ट हों। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका। राजधानी लाइव में इतना ही। नमस्कार।